सोलो लेवलिंग रैग्नारोक चैप्टर 56 to 60। तो आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठो एंड एंजॉय दिस वीडियो। हम शैडो डंजन में देखते हैं जहां सन्नू अमूत के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अमूत उसकी तारीफ करता है। सुहो भी अपने स्टेट्स को देखता है और एसल भी उसे देख रही थी और वो सोचती है जब मैं उनके साथ मिली थी तब से लेकर अब तक वो कितने बदल चुके हैं। तभी सुहो जाने लगता है। एसल उसे रोकती है। यंग मोना, क्या आप जा रहे हैं? सुहो बताता है, हाँ अब से मैं बहुत बिजी रहूंगा क्योंकि मैं फील्ड टाइम डंजन को रिमूव करने जा रहा हूँ। ये सुनकर एसल बहुत शौक होती है और सन्नू उसे बताता है कि उसकी एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई थी और वहीं से सुहो को परमिशन मिला था सारे फील्ड टाइप डंजन को खत्म करने की। ये कहकर वो शैडो डंजन से जाने लगता है। पीछे से एसल कहती है, तो क्या आप हमें मदद करने के लिए बुलाएंगे? सन्नू कहता है, हाँ जरूर, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। और ये कहकर ही वो चला जाता है। ये सुनकर उनके चेहरे उतर जाते हैं। इसके बाद हमें एक डंजन दिखाया जाता है जिसके बाहर बेक मी हो और उसके साथ कुछ हंटर्स होते हैं। और बेक मी हो सोचती है, मुझे यहाँ पर एक पिलर की तरह रखा गया है और एक ऐसा हंटर जो कि बिल्कुल नया है, पता नहीं उसने इन सब पर क्या जादू कर दिया है। उन्होंने क्यों से सारे फील्ड टाइप डंजन के ओनरशिप दे दिए, इससे उनका बहुत नुकसान होगा। वहीं पर संग गीहुन भी होता है और उसे बताने लगता है कि मैंने सुना है वो सब कुछ अकेले कर सकता है, शायद ये सच हो, एक ऐसा हंटर जो लेवल अप कर सकता है। मुझे तो इस पर यकीन नहीं होता, पर अगर मास्टर चोई जोंगिन ने कहा है तो ये सच ही होगा। और यहीं पर पार्क डोजिन भी था, वही अपोस्टल। तभी वहाँ पर ओरा का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। वो जगह कांपने लगती है। वो सभी बहुत शौक होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी उनके सामने संग सुहो आता है और वो कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे बहुत ज्यादा इंतजार करवाया, जबकि मैंने उस बॉस को बहुत पहले ही हरा दिया था। और वहाँ कुछ माइंस थे जिनके अंदर एसिन स्टोन्स को मुझे लाना ही था। वहाँ पर और भी बहुत जगह थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था वहाँ जाने के लिए। वो अपने एसिन स्टोन्स को दिखाता है जो देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा शौक होते हैं और वो सोचते हैं, हाँ ये डी रैंक डंजन है पर इतनी जल्दी ये काम नहीं होता और वो भी अकेले, आखिर है कौन ये बंदा। और इस तरह पाक डोजिन संग सुहो को देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सभी एसेंग को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग संग सुहो के बारे में ही बात कर रहे थे कि ये एक सही डिसीजन था या नहीं। चोई जोंगिन कहता है, इससे हमारा बहुत लॉस होगा। यह सुनकर बेक्यून कहता है, अरे यार तुमने सुना नहीं क्या, उसने क्या कहा कि अगर एटारम और इन्वेडर्स ने यहाँ पर इन्वेट कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चोई जोंगिन कहता है, हम दोनों का तो ठीक है पर हम में से जो सबसे ज्यादा इंसिस्ट था वो था लिम टाइग्यू। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम उसके लिए सॉरी फील कर रहे हो या फिर कुछ और? ये सुनकर वो चुप हो जाता है लेकिन कुछ देर बाद कहता है, जैसे उसने कहा कि इन सारे डंजन के अंदर स्टारडस्ट बनाए जाते हैं और वो उन्हें रोक सकता है, मैं बस यही चाहता हूँ। यही वजह थी ली मिन सियोंग के मरने की, मैं बस ये खत्म करना चाहता हूँ। तभी चोई जोंगिन कहता है, लेकिन क्या हो अगर वो इन्वेडर्स उसी की तरह निकले जो हमने पिछली दुनिया में फेस किए थे। तभी हमें उन सारे मोनाक्स को दिखाया जाता है। यह सुनकर बेक्यून हो भी चुप हो जाता है। तभी सामने से वू जिनचुल कहता है, क्या तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि तुम लोग इसे कभी अवॉइड नहीं कर सकते? पर फिक्र मत करो, सुहो सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद हमें वही मीटिंग को दिखाई जाती है जहाँ चोई जोंगिन कहता है, ठीक है हम तो समझ गए, लेकिन बेक मी हो और पाक डोजिन उन्हें अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं है तो तुम उन्हें कैसे समझाओगे? तभी वू जिनचुल कहता है, इसका सिर्फ एक ही आंसर है, वो है नेशनल लेवल। थॉमस एंड्रे ऑफ यूएस, लियो जीगेंग ऑफ चाइना, सिद्धार्थ बच्चन ऑफ इंडिया, ये लोग नॉर्मल हंटर से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। इवन एसेंग हंटर्स तो इनके सामने कुछ भी नहीं, इनकी ताकत का कोई लिमिट ही नहीं होता। ये लोग इतने ताकतवर होते हैं कि बाकी हंटर्स को अपने नीचे रख सकते हैं। अगर संग सुहो नेशनल लेवल या उससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाए तो मुझे यकीन है फिर सब लोग उसकी बातें सुनेंगे। यह सुनकर सुहो कहता है, नेशनल लेवल ठीक है, मुझे 1 महीने का टाइम दो। इस 1 महीने में मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि किसी भी हंटर को मैं राजी कर पाऊं। फिर वू जिनचुल भी उसे पूरा सपोर्ट करने का कंफर्मेशन दे देते हैं। यहाँ तक कि एक बोर्ड मीटिंग में भी वो सबको इसके बारे में राजी करा देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुहो को दिखाया जाता है जो लगातार मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए जा रहा था और हर एक हिट के साथ उसका पावर लेवल बढ़ रहा था। इसके बाद वो इस डंजन को भी क्लियर कर देता है। ये देखकर संग गीहोन कहता है, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? बेक मी हो भी कहती है, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। उसने 2 दिनों में ही इतने सारे डंजन को क्लियर कर दिया, 2 डी रैंक, 4 सी रैंक और 2 बी रैंक, और ये सब कुछ उसने अकेले किया। ये कैसे हो सकता है? और मैं फील कर सकती हूँ उसका ऑरा, उसकी पावर दिन ब दिन बढ़ रही है। फिर सुहो माना को अपने हाथ में लेता है और कहता है, अब मैं शेडोज की पावर को और भी ज्यादा अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ। शायद ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपने माना रैंक को बढ़ा रहा हूँ। तभी बेरू भी आकर कहता है, यंग मोना क्या मैं आपकी मदद करूँ? वो ऐसे हंटर पाक डोजिन, मैं उसके साथ आपको कंपेयर करूं? पर सुहो कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं फील कर सकता हूँ
कि मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ पर है। और यहाँ पाक डोजिन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, पता नहीं क्यों। इसके बाद सारा काम खत्म करके सूहो अपने घर आता है। घर आकर वो बहुत ज्यादा शौक होता है क्योंकि वो वहाँ पर किसी को देखता है जिसके हाथ में उसकी फैमिली की फोटो थी। वो कहता है, अरे यार, अगर तुम्हारी फैमिली यहाँ पर पहले आती तो मैं पहले उन्हें मार देता। तो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए संग सूहो। और इस बंदे को आप जानते ही होंगे, तो कमेंट्स में बताओ कौन है। वो उस फोटो को नीचे फेंक देता है और उस पर फेर रख देता है। ये देखकर संग सूहो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और पूरा रेज में चला जाता है और सोचता है, तो ये है एसेंक अवेकनर ह्वांग डोंगसू। तभी उसे वू जिनचुल की कही बात याद आती है। उसने बताया था कि जीसान फैसिलिटी के पीछे जिसका हाथ था वो ह्वांग डोंगसू का छोटा भाई था, और अगर बाय एनी चांस वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाना। यहाँ पर सूहो कहता है, ह्वांग डोंगसू, तो तुम यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने आए हो, पर मैंने तो तुम्हारे भाई को मारा ही नहीं। तुम्हारे भाई को मारने वाला था केंग ताइशिक। जॉन सुनकर डोंगसू सोचता है, ये बंदा कह क्या रहा है। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं बल्कि ताइशिक के बारे में भी जानता है। पर यहाँ मैं अपने भाई का बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं बस उस लड़के को देखने आया हूँ जिसने मेरे प्लेन को बर्बाद किया। तभी सूहो कहता है, चलो यहाँ से कहीं और पर लड़ते हैं। डोंगसू कहता है, आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तभी सूहो उस दीवार पर पंच मारता है जिससे वो दीवार भी टूट जाती है। देखो, मेरे अंकल मेरे बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी कंपनी के आने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो जल्दी से चलो यहाँ से। ये सुनकर डोंगसू बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद वो दोनों कहीं और चलते हैं जहाँ डोंगसू कहता है, तुम मुझे देखकर डरे हुए नहीं लग रहे। शायद तुम्हारी रीअवेकनिंग की वजह से तुम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। क्या तुम कोई एस रैंक बन चुके हो? सूहो कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने अपना रैंक चेक नहीं किया। फिर वो डोंगसू से एक सवाल पूछता है, तुम्हें स्टार फ्रेगमेंट कहाँ से मिला? डोंगसू कहता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो और मैं तुम्हें बताऊं क्यों? मार्केट में आजकल ये मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सूहो भी ये सुनकर सोचता है, लगता है इसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसे शायद ये एटॉम के पोस्टर से मिला होगा। तभी डोंगसू स्माइल करते हुए कहता है, स्टारडस्ट का यूज तो सिर्फ कमजोर लोग करते हैं। और हम देखते हैं कि डोंगसू के हाथ में कुछ ब्रेसलेट जैसा था जो कि पूरा स्टार फ्रेगमेंट से बना हुआ था। फिर वो सूहो से कहता है, तू एसेंग हंटर के रूप में रीअवेकन हुआ है, पर अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ कि सभी एसेंग हंटर एक जैसे नहीं होते। और उसी के साथ वो अपना ऑरा रिलीज करता है। इसे देखकर सूहो सोचता है, मुझे लगता है ये ली मिन सियोंग से स्ट्रॉन्ग है। वैसे देखा जाए तो एसेंग हंटर से लड़ने का मेरे पास ये पहला मौका है। इसके बाद वो इमीडिएटली डोंगसू पर पंच मारने आता है, पर डोंगसू जमीन पर किक मारता है जिसके प्रेशर से ही सनू बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। और यहाँ डोंगसू पूरा रेड में चला जाता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम एक एसेंग हंटर को हरा पाओगे? तुम एक मामूली से हंटर हो, तो चलो मैं देखता हूँ तुम में कितना दम है। ये कहने के बाद ही वो सूहो पर एक तगड़ा पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर चला जाता है। सूहो खुद को संभालता है, लेकिन तभी डोंगसू उस पर एक किक मारने आता है, लेकिन इस अटैक को सूहो डॉज करता है और वो अटैक जाकर जमीन पर लगती है जिससे वो पूरी जमीन टूट जाती है। तभी सूहो उसकी मुंह पर लात मारता है, पर उसे कुछ नहीं होता और वो हंसने लगता है। फिर वो सूहो पर एक और पंच मारता है जिससे वो दूर चला जाता है। फिर इमीडिएटली वो उसके पास आता है और बहुत ज्यादा पंचेस मारने लगता है और कहता है, क्या तू सच में इस पावर से मुझे हरा पाएगा? सूहो भी सोचता है, मेरे उसमें पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन डोंगसू से फाइट करते दौरान मुझे वैसा प्रेशर फील नहीं हुआ। जब शेडो डंजन के अंदर मैं अपने अलग अलग सेल्फ के साथ फाइट कर रहा था, तब मुझे जो प्रेशर फील हुआ वो अभी मुझे फील नहीं हो रहा। यही सब सूहो सोच रहा था, जो देखकर डोंगसू कहता है, तू कितना एरोगेंट है जो फाइट के दौरान किसी और चीजों के बारे में सोच रहा है। ये कहने के बाद ही वो सूहो को एक और पंच मारता है जिससे वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि सूहो ने उसके हाथ में एक वेपन घुसा दिया है। इस तरफ बेरू सूहो से कहता है, यंग मोनार्क, क्या आप ठीक हो? सूहो कहता है, मेरे एबिलिटीज के बिना एक एनहेंसमेंट टाइप एसेंग हंटर को हराना बहुत मुश्किल होगा। फिर सूहो उठता है और कहता है, मैंने अभी तक जितने भी पॉइंट सेव किए मैं उन सभी को स्ट्रेंथ में लगाने वाला हूँ। हालांकि मैं इन सबको किसी और जगह पर यूज करना चाहता था, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत है। तभी सूहो डोंगसू के सामने आता है और कहता है, तो चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं सूहो का एक नया ट्रांसफॉर्मेशन जो उसने सारे शेडो आइटम्स को जोड़कर बनाया है, एक आर्मर। और कमेंट्स में बताओ ये आपको कैसा लगा। अब मैं तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ अपने फुल स्ट्रेंथ में। डोंगसू कहता है, तुझे क्या लगा ये बेकार सी चीज पहनकर तू मुझे हरा सकता है? पर वो मन में कहता है, इसके पास ये सब आया कहाँ से? तभी उसे बहुत हेवी ऑरा फील होता है और वो सोचता है,
ये ब्लैक ऑरा है क्या चीज, और इसी के साथ उसे कुछ याद आने लगता है। इसके बाद हमें सोलो लेवलिंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिनू ने इसे हराकर अपना शेडो सोल्जर बना लिया था, जहाँ जिनू उससे कहता है तू मरा है अपनी ग्रीड की वजह से, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा ग्रीडी। क्या तुझे ये नाम पसंद आया? और यहाँ पर हम देखते हैं डोंगसू का ह्यूमन वाला लुक और उसका शेडो सोल्जर वाला लुक जब वो जिनू का एक शेडो सोल्जर था। ये यादें देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक होता है और अभी सुहो रेडी है अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ डोंगसू से फाइट करने के लिए, लेकिन तभी वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हटा देता है और सोचता है अरे यार ये मेरा स्टाइल नहीं है लड़ने का, मुझे इससे मजा नहीं आ रहा क्योंकि ये बहुत ऑकवर्ड है। और उस तरफ डोंगसू अपना सर पकड़ कर खड़ा था और उसे प्रीवियस वर्ल्ड की सारी मेमोरीज याद आने लगती है कि कैसे जिनू ने उसे कुत्ते की तरह मारा था और फिर उसे मारकर अपना शेडो सोल्जर बना लिया था। पहले तो डोंगसू को यकीन नहीं होता कि ये मेरे ही मेमोरीज हैं, लेकिन तभी डोंगसू को जिनू की वो आंखें याद आती है और वो कहता है मैं उन आंखों को कभी नहीं भूल सकता। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो कहता है मैं ये सब भूल चुका था लेकिन अब मुझे ये फिर से याद आ रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं संग जिनवू। सुहो भी यहाँ कहता है इसे मेरे फादर के बारे में कैसे पता, लेकिन बेरू उसे बताता है ये ग्रीड है और इसे भी अपनी सारी मेमोरीज याद आ रही है। सुहो पूछता है ये तुम क्या कह रहे हो, साफ साफ बताओ। बेरू से बताता है कि प्रीवियस वर्ल्ड में जिनू और डोंगसू का रिलेशन बहुत खराब था। फिर वही सब बताता है कि इसने जिनू के एक इम्पोर्टेंट मेंबर को किडनैप कर दिया था और फिर जिनू ने डोंगसू को मार दिया था और अपना एक शेडो सोल्जर बना लिया था और उसका नाम रखा था ग्रीड। और अब लगता है कि उसे सारी मेमोरीज याद आने लगी है। सुहो पूछता है पर मैंने तो शेडो की यूज ही नहीं की तो इसे सारे मेमोरीज याद कैसे आ रहे हैं। बेरू बताता है कि ये हमने ऑलरेडी वू जिनचुल के केस में देख लिया है। मुझे इसका सही से आंसर तो नहीं पता, लेकिन जैसे वू जिनचुल के साथ ये हुआ था वैसे इसके साथ भी शायद ये हुआ है। यहाँ डोंगसू सोचता है उस पिक्चर में जिनू और उसकी माँ थी, यानी ये उसका बेटा है, लेकिन यहाँ पर जिनू एज अ हंटर काम क्यों नहीं कर रहा, इसका क्या रीजन हो सकता है। और फिर यहाँ वो सुहो पर एक जोरदार पंच मारता है और वो कहता है अब मेरे पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अपना बदला लेने की। सुहो उस अटैक को ब्लॉक करता है। द डार्क ह्यूमन, शायद उसने मुझ पर नेक्रोमेंसर स्किल का यूज किया था, पर ये जो बच्चा है अगर इसके पास वो स्किल होगी भी फिर भी ये नया है। अब मैं अपना बदला पूरा करूंगा। उसने मुझे जबरदस्ती अपना स्लेव बना लिया था जो मैं बनना नहीं चाहता था, और जैसे तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया था संग जिनवू, अब मैं इसका बदला तुम्हारे बेटे से लूंगा। और इस तरफ सुहो ने अपने हाथों में एक आर्मर पहन लिया था और उसके हाथों में शेडो डेगर था और उसी डेगर से वो उस पर एक स्लैश मारता है और फिर लगातार उसकी बॉडी पर अटैक करता है और हम डोंगसू के बॉडी पर बहुत सारे घाव देखते हैं। फिर सुहो अपना हाथ पीछे करता है और शेडो वर्ड से एक हथियार चूज करता है। वो इनमें से किसी आइटम को भी समन कर सकता है। इसके बाद वो उससे एक अमेजिंग तलवार को बाहर निकालता है और उसी से डोंगसू पर अटैक करता है। डोंगसू की हालत यहाँ पर बहुत खराब हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आता ये इतना ताकतवर कैसे हो गया और ये एबिलिटीज कैसी हैं। क्या जिनू के पास ये एबिलिटीज थी? बेरू भी कहता है वो फाइट के दौरान ही बहुत ताकतवर हो रहा है, उसके स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड माय लॉर्ड, मैं ये कहना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे यकीन है यंग मोनार्क एक दिन आपके साथ खड़े होंगे। सुहो उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है जिससे डोंगसू की हालत बहुत खराब हो चुकी है और उसे अपने आंखों के सामने संग जिनू दिख रहा था। अभी उसे लग रहा था जैसे कि वो सुहो से नहीं बल्कि जिनू से फाइट कर रहा है। एंड गाइस लुक एट दिस पैनल। और इसी से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और वहाँ से भागने लगता है और वो सोचता है मैं यहाँ से भाग तो रहा हूँ लेकिन मैं और ताकतवर हूँगा। मैं कुछ देर के लिए चुप तो रहा हूँ लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी हम उसके ऊपर संग सुहो को देखते हैं। वो बहुत तेजी से आता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुहो उसे स्टेप कर देता है और अब उसे पता चल गया था कि वो मरने वाला है। तो वो कहता है अब तुम भी मुझे अपना स्लेव बनाओगे तो कोशिश कर लो, जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन मैं रेजिस्ट करता रहूंगा। मैं बहुत डिस्परेटली कोशिश करूंगा, इतना जितना मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम्हें भी और संग जिनवू को भी। ये सुनकर सुहो कहता है इसके सपने देखो, तुम कभी मेरे बाप तक पहुंच ही नहीं सकते, तुम तो मुझे भी हरा नहीं पाए। कर लो कोशिश, जितनी कोशिश करनी है कर लो। और तभी सुहो उसका सर दर्द से अलग कर देता है। फिर हम देखते हैं एक स्टेटस विंडो ओपन होता है जहां सुहो का बहुत ज्यादा लेवल अप होता है और वहीं पर खड़े खड़े वो डोंगसू की बॉडी को देखकर कहता है बिना शेडो की के यूज किए इससे सारे मेमोरीज याद आ गए। लगता है ये मेरे बाप से कुछ ज्यादा ही नफरत करता था। वो बेरू से पूछता है क्या हो अगर मैं इसे अपना शेडो सोल्जर बना लूं? बेरू कहता है मुझे लगता है ये तो आपके लिए एक ऑनर की बात होगी। सुहो भी सोचता है शेडो सोल्जर बनना ये तो एक पनिशमेंट जैसी है, बिना अपने मर्जी के एक स्लेव बनकर रहना। वो खुद से जजमेंट कर सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं, पर अगर सच कहूँ तो शेडो इक्विपमेंट उसमें सिर्फ पावर एम्बेड करना होता है। ये बिल्कुल कारमा जैसा है, मतलब बॉडी से सोल जाने के बाद भी वो काम करता है। तभी वो कहता है
अराइज। फिर शेडो एक्सट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन तभी नोटिस आता है शेडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट्स बचे हैं। इससे सूहो को बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से कहता है अराइज। फिर से शेडो एक्सट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन तभी फिर से नोटिस आता है कि शेडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया और अब सूहो के पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा है। तभी सूहो कहता है शायद तुम सच में शेडो सोल्जर नहीं बनना चाहते, तो इतना तुम्हारे मन के अंदर हेट्रेड भरा हुआ है। चाहे तुम कितना भी रेजिस्ट कर लो, लेकिन मुझे बस ताकत चाहिए। मुझे तुम्हारे इंटेंशन समझने का कोई शौक नहीं और मैं तुम्हारा यूज करूंगा, चाहे ये मुझे जबरदस्ती ही करना पड़े। और वो फिर से कहता है अराइज। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम एक गाड़ी को देखते हैं जहाँ से वू जिनचुल और चो जोंगिन निकलते हैं और सूहो के घर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी सूहो आता है। ओ आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है हंटर एसोसिएशन को खबर मिल चुकी थी। वू जिनचुल पूछता है तुम ठीक हो? वो इंट्रूडर कौन था? यहाँ पर हुआ क्या? सूहो बताता है वो हुआंग डोंगसू था। वो बहुत क्लोज था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। फिर वो हंसते हुए कहता है हाँ मैं जीत गया। तभी वो अपना गॉन्टलेट दिखाता है और सूहो ने डोंगसू को शेडो सोल्जर नहीं बनाया है, बल्कि उससे एक हीरोइक गॉन्टलेट बनाया है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमें माना टेस्टिंग फैसिलिटी को दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स आए थे। एक बंदा बाहर आता है जिसका रैंक बहुत कम आया था, डी रैंक। वो बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। वो बहुत ज्यादा दुखी था और एक बंदा उसे चेयर कर रहा था। तभी एक न्यू एस रैंक को अनाउंस किया जाता है जो कि एक रीअवेकनर है और इसने जीसान फैसिलिटी में सबको बचाया था। सारे रिपोर्टर्स उससे सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन सूहो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से वू जिनचुल भी उसे देख रहा था जो कहता है तो वो अब एक एस रैंक हंटर बन गया जैसे उसने प्रॉमिस किया था। वहीं पर एस रैंक हंटर्स का मीटिंग चल रहा था और वू जिनचुल यही कहता है कि अगर वो इसी तरह ग्रो होता रहा तो वो जल्द ही नेशनल लेवल हंटर बन जाएगा। अब हमें फाउंडेशन मिल चुका है, हमें जल्द ही नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ना चाहिए और अब धीरे धीरे करके हमें पूरी दुनिया के सारे हंटर्स, सारे गिल्ड्स को सच्चाई बतानी चाहिए। और ये सब हम उस हंटर संग जिनू के लिए कर रहे हैं। पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा। तभी बैक्यून हो भी कहता है हाँ सूहो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अपोस्टल ऐसे बेटा ही नहीं रहेगा, वो भी अपना काम करेगा। वू जिनचुल भी कहता है हाँ सही कहा, स्टारडस्ट और स्टार फ्रेगमेंट हमने इन सब को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ये बहुत जल्दी फैल रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसको किन किन ने कंज्यूम किया है, कौन दुश्मन और कौन दोस्त है। इसलिए अब हमें लोगों को बहुत ध्यान से चुनना होगा जिस पर हम भरोसा कर सके, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो हमसे कई गुना चालाक है। तभी हम वहाँ उस अपोस्टर को देखते हैं, पार्क डोजिन, जो उन रिपोर्टर्स के बीच में सूहो को देख रहा था और वो इंस्टेंटली वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम एक डंजन में देखते हैं जहाँ पार्क डोजिन आया था, लेकिन वो अपना सारा काम अपने बिलीवर्स से कर रहा था, साला लेजी, और वो अकेले ही सारे डंजन को क्लियर कर रहा था। वो उस डंजन के बीस्ट को हरा देते हैं और सब कुछ कलेक्ट करने लगते हैं। तभी पार्क डोजिन कहता है बस करो और सब यहाँ आ जाओ। ये कहकर ही सभी बिलीवर्स उसके सामने झुक जाते हैं और पार्क डोजिन सोचता है जब से मैंने ली मिन सियोंग को कंट्रोल किया है तब से ए रैंक हंटर को कंट्रोल करना बहुत आसान हो चुका है, लेकिन ये इन पर ज्यादा स्मूथली काम नहीं कर रहा। और अब सूहो भी एस रैंक हंटर बनने के बाद सारे हंटर्स को रिक्रूट करेगा। ऐसा लगता है वो मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है, ऐसा गेम जिसके साथ ज्यादा अवेकनर्स होंगे वही जीतेगा। अब जबकि वो कोरिया के सारे एस रैंक हंटर्स को जोड़ रहा है, अब मेरे लिए हंटर्स को बिलीवर्स बनाना फायदेमंद नहीं होगा, पर अगर मैं उससे डायरेक्टली फाइट करूं तो क्या होगा। अब वो जैसे ग्रो हो रहा है वो इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं अपने सारे बिलीवर्स को भी इकट्ठा करूं तब भी शायद मैं नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन जब मुझे अपना 4th फ्रेगमेंट मिलेगा तब मैं जीतूंगा। 4th फ्रेगमेंट की पावर अब आने वाली है और उस पावर को पाने के लिए मुझे जीतना ही होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और तभी वो हंसने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है ओह पार्क डोजिन, मुझे लगा नहीं था कि मैं आपसे मिलूंगी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पार्क डोजिन उसे गुस्से से देखने लगता है। वो लड़की कहती है मैं अपनी पार्टी से सेपरेट हो चुकी हूँ, अच्छा हुआ मुझे आप मिल गए। तभी इंस्टेंटली पार्क डोजिन उस पर हमला कर देता है और कहता है रीपर गिल्ड इस जगह को ऑन करती है और कोई भी यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ सकता, तो बताओ कौन हो तुम। तभी वो हथियार उसके चेहरे से गायब हो जाता है और वो कहती है तुम्हारी इंस्टिंक्ट तो बहुत शार्प है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही मीन नहीं था। बिना वार्निंग के तुमने मुझ पर हमला कर दिया, किसी ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए, हंटर पार्क डोजिन या फिर अपोस्टल ऑफ एटारम। तभी उसकी बॉडी चेंज होने लगती है और ये सुनकर पार्क डोजिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो गुस्से के साथ पूछता है मैंने पूछा कौन हो तुम। यहाँ पर उसका चेहरा बनने लगता है और वो कहती है ओह मैं हूँ अर्शा, दूसरी दुनिया की प्रेसिडेंट, और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल लेकर आई हूँ। पार्क डोजिन पूछता है लेकिन तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो। वो बताती है
ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। मैं स्टारडस्ट के ओरिजिन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इसीलिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर ली मिन सेओंग के पास गई और इसी प्रोसेस में मुझे अपोस्टर्स के बारे में पता चला। मेरे सबऑर्डिनेट्स इंफॉर्मेशन गैदर करने में माहिर है, तभी सारे पावर डोजन के बिलीवर्स उसमें तलवार घुसा देते हैं। वो कहती है मुझ पर अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस एक क्लोन हूँ। तुम्हें बस इसी बात का डर है ना कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील ना कर दूं, पर इसकी फिक्र मत करो, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये लो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितनी कमाल की हूँ। मैंने मार्केट में मिलने वाले स्टार फ्रेगमेंट को और भी ज्यादा एनहेंस कर दिया है। अब इससे तुम एक एस रैंक को भी काबू में कर सकते हो। पार्क डोजन इसे देखकर सोचता है इसमें जो सोल फायर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है और ये और भी ज्यादा स्टेबल हो गया है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा ये ऐसा कुछ भी कर सकती है। अर्शा कहती है मैं तुम्हारे लिए ऐसे और भी फ्रेगमेंट्स ला सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में हम मोनार्क ऑफ शैडो और संगसूहो को साथ मिलकर खत्म करेंगे। पार्क डोजन पूछता है लेकिन तुम मेरे साथ हाथ क्यों मिलाना चाहती हो? मैं तो इस दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ। अर्शा बताती है तुम्हारी सोच तो बहुत छोटी है, मैं इस दुनिया की रहने वाली हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे इसकी साइड लेनी चाहिए। तभी पार्क डोजन कहता है अगर तुम्हें मेरी मदद करनी ही थी तो तुम उस वक्त क्यों नहीं आई जब ली मिन सेओंग जिंदा था? तभी अर्शा कहती है तुम्हें पता नहीं क्या, लड़कियों को वो लोग नहीं पसंद जो ज्यादा सवाल करते हैं और मुझे किसका साइड लेना है वो मैं डिसाइड करूंगी और ये तो ऑब्वियस है, जिससे मुझे ज्यादा फायदा होगा मैं उसी के साइड रहूंगी। मैं भी एक मोनार्क की डिसेंडेंट हूँ, बिल्कुल संगसूहो की तरह जो शेडो ऑफ मोनार्क का डिसेंडेंट है, और अब मैं सुहो के साथ अलायंस नहीं बनाऊंगी। पार्क डोजन पूछता है तो तुम्हारे पास भी सुहो की तरह ही पावर्स हैं? अर्शा बताती है अगर तुम शेडो अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हो तो नहीं, मेरे पास कुछ अलग पावर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए यही देख लो। तभी पीछे से उस डंजन का बीस्ट फिर से जिंदा हो जाता है और उन पर अटैक करता है, लेकिन तभी अर्शा उसका सर दर्द से अलग कर देती है। मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स हैं क्योंकि मैं हूँ डिसेंडेंट ऑफ प्लेग, अगर हम दोनों हाथ मिला ले तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और अर्शा उसी डंजन से निकलती है जहाँ उसके दो और डिसेंडेंट वेट कर रहे थे। उनमें से उस छोटी बच्ची का नाम पिया होता है और वो कहती है अर्शा नेगोशिएशन कैसी रही, क्या अपोस्टल ऑफ एटारम मान गया? अर्शा बताती है हाँ वो मान गया। फिर अर्शा सोचती है पार्क डोजन अपोस्टल ऑफ एटारम, मैंने उसके कुछ सवालों के जवाब दिए और वो इतने में ही मान गया। ये तो बहुत आसान था, लेकिन ये होना ही था क्योंकि उसके सामने शेडो ऑफ मोनार्क है और वही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना, जरूर सिस्टम के पास इसके लिए कोई वजह होगी। और तभी हम देखते हैं कि इस लड़की के पास भी सिस्टम है। अब सिस्टम बाजार में बिकने लगा है क्या? हर किसी के पास है। उसके पास एक क्वेस्ट था पाथ टू बिकमिंग अ मोनार्क, जहाँ लिखा था तुम्हारे मोनार्क बनने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत शेडो ऑफ मोनार्क ही है, इसीलिए जाकर अपोस्टल ऑफ द मोनार्क के साथ हाथ मिलाओ और इसका रिवॉर्ड है कि उसे अगला रास्ता मिलेगा मोनार्क बनने के लिए। इसके बाद अर्शा कहती है अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, हम जल्द ही मोनार्क बन जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम एक गिल्ड के कुछ लोगों को देखते हैं जो कोरिया के एक एस रैंक हंटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, जो कहते हैं ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑफर है, क्या आप फेम गिल्ड के साथ इस ए रैंक गेट पर जाएंगे? और इस एस रैंक हंटर का नाम है ली यून सेओक, जो कि एक फ्रीलांसर हंटर है और वो कहता है मैंने पहले भी कहा है मैं उन गेट्स में नहीं जाता जो ए रैंक या उससे ज्यादा के होते हैं। वो बंदा कहता है लेकिन ये तो आपके एस रैंक की बर्बादी होगी, अगर आप हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यून सेओ कहता है चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं बड़े डंजन में जाने का रिस्क नहीं ले सकता, अब चले जाओ यहाँ से। वो बंदा कहता है लेकिन अब तो कोरिया के एस रैंक हंटर हो, एक ए रैंक डंजन क्लियर करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। यून सेओ कहता है मुझे हर रात एक नाइटमेयर आता है कि सारे मैजिक बीस्ट मुझे खा रहे हैं, वो मेरे हाथ पैर अलग करके खा रहे हैं, और वो ये कहते हुए ही कांपने लगता है। आखिर क्या फायदा मेरे एस रैंक होने का जबकि मैं एक मैजिक बीस्ट को भी देखकर डर जाता हूँ, प्लीज यहाँ दोबारा मत आना। वो दोनों चले जाते हैं और वो खिड़की के पास खड़ा होता है और उसे वही सपना याद आता है कि कैसे सारे मैजिक बीस्ट उसे खा रहे हैं। बाहर जाते हुए उनमें से वो लड़की कहती है क्या हम ऐसे ही यहाँ से चले जाएंगे? वो लड़का बताता है क्या तुमने उसकी आंखें देखी नहीं, एक एस रैंक होने का क्या फायदा, तुम लड़ाई ही ना करो। और वहीं पर हम पार्क डोजन को देखते हैं जो यहीं पर आ रहा था। फिर वो यून सेओक के ऑफिस में चला जाता है जहाँ यून सेओक कहता है तुम तो एस रैंक हंटर हो रीपर गिल्ड से, मैंने तो सुना था रीपर गिल्ड वाले बहुत घमंडी होते हैं, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पार्क डोजन कहता है मैंने सुना कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो मैजिक बीस्ट को देखकर ही डर जाता है। यून सेओ कहता है क्या यहाँ तुम मुझसे लड़ने आए हो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। और इतने में ही वो अपना ऑरा रिलीज करता है और कहता है अगर तुम मेरे लाइटनिंग से मरना नहीं चाहते तो चले जाओ यहाँ से। लेकिन तभी पार्क डोजन उसके माथे पर वही स्टार फ्रेगमेंट रखता है जो उसे अर्शा ने दिया था और पार्क डोजन कहता है तुम फिक्र मत करो, अब से तुम्हारा अपोनेंट कोई मैजिक बीस्ट नहीं होगा। यून सेओ वहाँ खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता है। पार्क डोजन सोचता है डार्कनेस संगसूहो
जो कि शेडो ऑफ मोनार्क का डिसेंडेंट है, और अभी जो दूसरे डिसेंडेंट आए हैं जो कि मोनार्क ऑफ शेडो के खिलाफ है। ये बहुत अजीब है, इससे तो पूरा सिचुएशन ही बदल गया। ये सभी बाहर के लोगों को रोकने में इतना बिजी हो गए कि अंदर के लोगों को भूल ही गए। मैं ध्यान रखूंगा कि इन सबको अच्छे से इस्तेमाल करूं। और हम देखते हैं कि यून सियोक की आंखें बदल जाती है, मतलब अब वो पार्क डोजिन के कंट्रोल में आ गया है। एंड विद दिस ये वीडियो खत्म होती है। अभी तक सिर्फ इतने ही चैप्टर्स आए हैं, अगले चैप्टर में देखेंगे कि क्या होगा। और बताओ कैसी लगी आपको ये वीडियो। नाउ यू कैन वॉच दिस मानवा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।